नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान गुरु में। मेरे साथ आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज़। तो मैं हूं डॉक्टर वेदांत और हम लोग अब शुरू करेंगे भारत में जो आयोजनागत विकास है, इसके अंतर्गत जो बनाया गया था नीति आयोग, है ना। तो इस नीति आयोग के विषय में जानेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे इसकी संरचना क्या है, किस तरह से ये योजना आयोग से अलग है, क्योंकि पहले जो प्लानिंग बनाई जाती थी वो योजना आयोग के माध्यम से बनाई जाती थी, तो उससे किस तरह से ये अलग है, क्या इसमें नई चीज़ें हैं, ठीक है ना, और किस तरह से ये अपना काम करता है। तो ये सारी बातें हम लोग नीति आयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि नीति आयोग ने जो आज़ादी के बाद से पहले चला आ रहा था योजना आयोग ना, प्लानिंग कमीशन, उस प्लानिंग कमीशन को इस नीति आयोग ने स्थान लिया है, ठीक है। नीति आयोग वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी के अर्थ में है ना, बल्कि ये इसका जो अर्थ है ना वो कुछ इस रूप में है, नीति ना, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस अर्थ में ये शब्द आया नीति, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के जो सवाल ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं उनमें खासतौर से इस तरह के चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये इसने 1 जनवरी ना 2015 से अपना काम करना शुरू किया, ठीक है ना। दूसरी खास चीज़ इसमें हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि नीति आयोग का जो गठन है ना, वो किस प्रकार से आरंभ किया गया। कहने का मतलब यह है कि नीति आयोग का जो लीगल स्टेटस है ना, उसकी जो लिजिटिमेसी है ना, वैधानिकता है, वो किस लेवल की है, ठीक है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजना आयोग को लेकर के इस तरह के सवाल बार बार आए हैं, है ना। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लिजिटिमेसी कैसी है। तो जनरली इसके लिए जो ऑप्शन यूज किए जाते हैं वो होता है कि क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था है, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर ये असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर ये एक वैधानिक बॉडी है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, या फिर ये संविधानेतर है ना संस्था या बॉडी है ना। इस तरह से ये 4 ऑप्शन सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि नीति आयोग का उल्लेख योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी जो उल्लेख है वो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है ना। जैसे हम जानते हैं कि वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है ना, निर्वाचन आयोग है, इनका कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है और यह असंवैधानिक भी नहीं है, क्योंकि यह संविधान के किसी भी प्रावधान का विरोध भी नहीं करती, इसलिए यह असंवैधानिक भी नहीं है। और वैधानिक या स्टैच्यूटरी बॉडी उसे कहते हैं जो संसद की सामान्य विधि द्वारा, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक के द्वारा स्थापित की जाए, उसे वैधानिक है ना या स्टैच्यूटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है, क्योंकि इसका जो गठन है वो संसद के द्वारा पारित किसी कानून से भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसका गठन वास्तव में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ना, उसके द्वारा पारित प्रस्ताव से किया गया है ना। तो एक रेजोल्यूशन जिसको कैबिनेट ने पारित किया, उसके माध्यम से नीति आयोग का गठन हुआ। इसलिए इसके लिए सही शब्द क्या है कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संविधानेतर निकाय है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ठीक यही स्टेटस
योजना आयोग का भी था, है ना। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो भी क्या था, एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक जो इसकी लिस्टमेसी है ना, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर बहुत बार सवाल किया जाता है। और ये सवाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि वैधानिक, संवैधानिक और संविधानेतर इनका डिफरेंस आपको पता हो, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा विस्तार से आपको बताया। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, ये एक्स ऑफिसियो यानी पदेन रूप से ना, पदेन रूप से ये प्रधानमंत्री होता है। यानी जो भी प्रधानमंत्री के पद पर, पदेन का मतलब, एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या है कि उसके लिए किसी की अलग से नियुक्ति ना की जाए, बल्कि जो पर्टिकुलर पद पर बैठा हो वास्तव में वही उस पद को भी धारण करता हो। इस प्रकार से जब हम कोई पद की बात करते हैं तो उसे शब्द का यूज किया जाता है एक्स ऑफिसियो या पदेन। जैसे मित्रों आपको ध्यान में होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। इसलिए कि उसका चुनाव किस रूप में होता है, सभापति के रूप में नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा है तो वो अपने आप सभापति बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, किसका, राज्यसभा का। ठीक उसी तरह से जो भी पीएम है ना, वही नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। इस तरह के शब्दों के लिए यूज किया जाता है एक्स ऑफिसियो या पदेन। तो अध्यक्ष इसका कौन होगा, प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री होगा, है ना। जैसे आजकल की बात करें तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें उपाध्यक्ष होगा। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो उपाध्यक्ष होगा, है ना, इसकी रैंक, इसका जो स्तर है, इसका जो प्रोटोकॉल है, वो वास्तव में किसी मंत्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये एक उपाध्यक्ष होगा, है ना। आज जैसे आजकल इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, ये आजकल इसके वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बाद इसमें होंगे सदस्य। ये जो सदस्य होंगे ये 3 प्रकार के होंगे, है ना। कुछ सदस्य पूर्णकालिक होंगे, है ना, यानी पूरे समय के लिए होंगे। इस तरह के सदस्यों की संख्या है 3। दूसरे होंगे अंशकालिक यानी पार्ट टाइम, ठीक है, इनकी संख्या है 2, ठीक है। और तीसरे लेवल पर होते हैं, है ना, पदेन, है ना। इसमें केंद्रीय कैबिनेट के 4 मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के नीति आयोग के सदस्य संख्या कितनी हुई, 9 सदस्यों से मिलकर के ये नीति आयोग बनता है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा इसमें 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 पूर्णकालिक होते हैं, फुल टाइम के लिए होते हैं, 2 पार्ट टाइम के लिए होते हैं, और 4 मंत्री, है ना, वो एक्स ऑफिसियो होते हैं, यानी वो मंत्री हैं इसलिए उनको ले लिया जाएगा। और इन सब की जो नियुक्तियां हैं वो सरकार करती है, ठीक है। इस तरह से ये जो आयोग है वो अपना संगठन करता है, इसकी संरचना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आयोग के अतिरिक्त, है ना, इसकी एक गवर्निंग बॉडी है ना। इसको संचालित करने के लिए, है ना, एक गवर्निंग बॉडी है, एक गवर्निंग संस्था है, ठीक है। इस गवर्निंग बॉडी में, है ना, जितने भी प्रदेश हैं हमारे, है ना, सभी प्रदेशों के जो सीएम्स हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, उनके जो प्रशासक हैं, इन सब को शामिल किया जाता है। तो गवर्निंग बॉडी जो है वो एक व्यापक संरचना है, ठीक है। दूसरी बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जो गवर्निंग बॉडी है ना, इसमें इन सब के साथ साथ जो प्रधानमंत्री के द्वारा ना नॉमिनेट किए गए कुछ ऐसे आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जो अर्थव्यवस्था की फील्ड के बहुत ही जानकार होते हैं, है ना। जो इस प्रकार के जानकार लोगों को आमंत्रित किया जाता है वो निजी क्षेत्र से भी हो सकते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के तो हो ही सकते हैं, साथ में जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं,
है ना, अनेक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो फेलोज हैं, इनको भी प्रधानमंत्री इनवाइट कर सकता है। ये इनवाइटी मेंबर्स उसके हो सकते हैं। तो ये जो गवर्निंग बॉडी है, यही मेन इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यही इसकी मेन जो फंक्शनल बॉडी है वो यही गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। और ये जो गवर्निंग बॉडी है, यही सारे प्रकार के जो नीतिगत निर्णय हैं, है ना, जितने भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं, वो सब यही लेती है। नीति आयोग के अंतर्गत ये जो गवर्निंग बॉडी है, यही सारे नीतिगत निर्णय लेती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी एक और रीजनल बॉडी भी होती है, उसको हम रीजनल काउंसिल कहते हैं, ठीक है ना। जो क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल होती है, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो एक से अधिक राज्य हैं, अगर उनके बीच में किसी प्रकार के विवादास्पद मुद्दे हैं, है ना, या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी प्रकार के विवादास्पद मुद्दे हैं, कोई कंट्रोवर्सी है इकोनॉमी को लेकर के, तो उनको एड्रेस करने का काम ये रीजनल काउंसिल करती है, ठीक है। इसमें भी संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो गवर्निंग काउंसिल का सीईओ होता है ना, जैसे सीईओ मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे आजकल अमिताभ कांत हैं, है ना, तो ये लोगों के साथ साथ जो और इनवाइटीज हैं, उनको शामिल करके ये क्षेत्रीय परिषद बनती है, ठीक है। इसमें सारे मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, जो संबंधित मुख्यमंत्री होते हैं या प्रशासक होते हैं, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नीति आयोग एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या है? आयोग, कमीशन, फिर गवर्निंग बॉडी, फिर रीजनल बॉडी, ठीक है ना। सभी प्रकार की बैठकों का जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है, या फिर उसके द्वारा नॉमिनेट कोई व्यक्ति कर सकता है। क्लियर? तो ये स्थिति हुई नीति आयोग की। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको जो समझनी है, वो ये बात समझनी है कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया क्यों गया, है ना। उसका मूल कारण वो है योजना आयोग का जो अप्रोच था प्लानिंग को लेकर के, और जो नीति आयोग का अप्रोच है, इसका बेसिक अंतर। वो अंतर क्या था? वो अंतर ये है कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग था, है ना, है नहीं, वो वास्तव में एक प्रकार से केंद्रीकृत जो आयोजन है ना, यानी जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, इसका काम करता था। इसको इस तरह समझिए कि योजना आयोग वो वास्तव में ऊपर से नीचे की तरफ प्लानिंग का अप्रोच रखता था। उसका दृष्टिकोण, प्लानिंग कहां बनती थी? ऊपर, केंद्र में, ठीक है ना, और वहीं से उसका एग्जीक्यूशन बताया जाता था कि ये एक तरह से केंद्र हो गया, यहां पर राज्य हो गए, है ना, और ये हो गया लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब हुआ जैसे पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, है ना, ये सब लोकल बॉडीज। तो इस तरह से केंद्र में ही लोकल लेवल तक की जो योजना है वो सब केंद्र लेवल पर बनती थी। ये अप्रोच किसका था? ये योजना आयोग का था। इसी अप्रोच को नीति आयोग में उलट दिया गया है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आयोजना की जाती है, यानी प्लानिंग बनाने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? मूल रूप से लोकल बॉडीज की या फिर उनसे संबंधित राज्यों की, है ना। केंद्र का जो नीति आयोग है, ये योजना बनाने में भाग नहीं लेता। ये सिर्फ उन योजनाओं का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करता है ना। तो सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम इसके पास है, और साथ ही साथ नीति आयोग जो लोग ये योजना बनाते हैं या फिर योजना को क्रियान्वित करते हैं राज्य और स्थानीय निकाय के स्तर पर, उनको स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस, है ना, रणनीति से संबंधित और जो उसमें तकनीक से संबंधित परामर्श है, सलाह है, ये देने का काम नीति आयोग करता है, ठीक है। तो हम अब एक शब्द में कह सकते हैं कि नीति आयोग का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है ना, नीचे से ऊपर की तरफ आयोजना का दृष्टिकोण है, ठीक है। ये मूलभूत अंतर है, या कह सकते हैं कि ये मूलभूत कारण है जिसके परिणाम स्वरूप ही योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। अब हम लोग संक्षेप में 2 बातें और करते हैं इस पर। एक बात तो यह कि नीति आयोग वो अपना कार्य कैसे करता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि नीति आयोग वास्तव में एक थिंक टैंक है ना। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस है, ये उपलब्ध कराने का काम करता है। जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, विजन हैं, वो काम करता है।
इसीलिए नीति आयोग के काम करने के तरीके को 3 स्तर पर डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि आयोग की संरचना 3 टियर है, वैसे इसका जो फंक्शन है वो 3 लेयर में है ना। पहला लेयर क्या है? पहला लेयर है 15 वर्षों के लिए ये एक विजन प्लान देता है, ठीक है। 15 वर्षों का एक व्यापक दृष्टिकोण देता है कि हमको 15 वर्षों में करना क्या है, ठीक है। जैसे नीति आयोग ने अपना जो काम है ये 2017 से शुरू किया। क्यों? क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना वो 2017 में समाप्त हुई। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म कर दिया गया और ये नीति आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। तो स्वाभाविक है कि 15 वर्षों का जो ये विजन प्लान देगा वो किस लेवल पर होगा? उसका मतलब होगा कि 15 वर्षों का जो विजन होगा ये होगा 2017 से लगा करके 2032 तक, ठीक है ना। ये 15 वर्षों का विजन। इसमें जैसे उसने माना है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी का ढांचा है ना, 2017 में जो इसका ढांचा था उससे 4 गुना अधिक व्यापक बनाना है, यानी जीडीपी को 4 गुना ज्यादा बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति इनकम को 4 गुना ज्यादा बढ़ाना है ना। तो 2017 से इंडियन इकोनॉमी को 4 गुना ज्यादा 15 सालों के अंतर्गत कर देना है। इस प्रकार का एक विजन उसने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी दूसरी लेयर होती है वो 7 वर्षों के लिए है ना, वो एक प्रकार का स्ट्रेटजी है ना। जैसे यहां पे विजन है वहीं से पर क्या बन जाएगा, जो स्ट्रेटजी है ना, ये इस प्रकार की स्ट्रेटजी या रणनीति बनाता है। ये रणनीति से संबंधित जो इसका प्लान है वो कितने सालों का है? 7 वर्षों का, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका 2017 और 7 साल इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2024, है ना। यहां तक का इसका स्ट्रेटजिक प्लान होता है, ठीक है ना। अब 15 वर्षों का विजन प्लान, 7 वर्षों का स्ट्रेटजी प्लान, और फिर तीसरी लेयर में क्या है? तीसरी लेयर में है कि 3 वर्षों से संदर्भित इसका रहता है एक्शन प्लान, ठीक है ना। ये 3 सालों का होता है, जैसे कि 2017 से लगा करके 2020 तक, है ना, इस वर्ष तक। तो इस तरह से ये 3 लेयर में काम करता है। एक पहले तो व्यापक संरचना, एक व्यापक विजन देता है, उस व्यापक विजन के अंदर एक निश्चित स्ट्रेटजी बनाता है। हमने आपको पहले बताया कि ये स्ट्रेटजी और टेक्निकल एडवाइस उपलब्ध कराता है, खुद योजना नहीं बनाता जैसे कि योजना आयोग बनाता था। और साथ में 3 सालों का ये इसका एक्शन प्लान रहता है। इसमें वो अपने जो योजनाएं नीचे बनती हैं उनका मूल्यांकन करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेटजी बनाया, इसमें उसने लक्ष्य रखा, यहां पर उसने रणनीति बनाई, और जो लोग इस रणनीति के आधार पर, इस विजन के आधार पर लोकल बॉडीज और राज्यों के द्वारा प्लान बनाए जाते हैं, वस्तुतः उन्होंने जो एक्शन लिया है उससे संदर्भित जितने भी मूल्यांकन और मॉनिटरिंग का काम है वो ये करता है 3 वर्षों में। ये हुआ आपका 3 लेयर इसका फंक्शन, ठीक है। तो 3 टियर स्ट्रक्चर है और 3 लेयर फंक्शन है नीति आयोग का। इससे संबंधित 2 और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इसकी एक योजना है, वो है 7, ठीक है ना। इस शब्द से काफी वाकिफ हैं आप। 7 ना, 7 का मतलब हो गया सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है ना, यानी जो मानव पूंजी है ना, जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वस्तुतः इसको वो सस्टेनेबल वे में यानी इको फ्रेंडली ढंग से तैयार करने का काम कर रहा है नीति आयोग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके अंदर उसका जो प्रयास है वो ये है कि राज्यों में जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी एक्सेलेंसी है वो बहुत ऊंचे लेवल तक प्राप्त किया जाए। शुरुआत में से 3 राज्यों
के अंतर्गत लाने की कोशिश की गई है कि वहां पर पहले हम शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कोई मॉडल विलेज बनाया जाता है, मॉडल टाउन बनाया जाता है, उसी तरह से मॉडल स्टेट बनाए जाएंगे जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही अच्छी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी, ताकि जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनको विकसित किया जा सके, इनको अधिक से अधिक स्किल दिया जा सके, इनको अधिक से अधिक यूजफुल बनाया जा सके, इनको अधिक से अधिक उपादेय बनाया जा सके। दूसरा इसी तरह से इसका एक काम है ना, वो है मेंटर इंडिया, है ना। मेंटर इंडिया का जो इसका एक कार्यक्रम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी निजी क्षेत्र को शामिल करके इन्होंने ये काम किया है। इसके अंतर्गत ये होता है कि जो निजी क्षेत्र के व्यक्तित्व हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर की जो सफल पर्सनालिटीज हैं, है ना, जैसे जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो सीईओ हैं या उनके जो एडवाइजर हैं, उनके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इस तरह के लोगों को बुला करके और 6ठी से 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, जो कहां पर उपलब्ध हैं, जो अब उपलब्ध हैं ना अटल टिंकरिंग लैब्स में, है ना। तो सरकार ने नीति आयोग के विजन के आधार पर लगभग 2000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई हैं, है ना। इस तरह के एक कह सकते हैं कि जो समर्पित संस्थान समूह हैं वो बनाए हैं, और ये जो डेडिकेटेड लैब्स हैं, ये जो डेडिकेटेड कक्षाएं चलती हैं 6ठी से 12वीं तक की, इनमें इस प्रकार के निजी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं ये सप्ताह में 1-2 घंटे के लिए अपने अनुभवों को, अपने विचारों को उनके साथ शेयर करते हैं। इसका जो मुख्य लक्ष्य है मेंटर इंडिया का, वो तो एक तो ये है कि निजी क्षेत्र से संबंधित जो भी व्यक्तित्व हैं वो देश के विकास में अपना योगदान करें, और साथ ही साथ इस प्रकार के जो बच्चे इसको पढ़ते हैं इनके अंदर एक नवाचार यानी इनोवेशन और साथ ही उद्यमशीलता, है ना, इन दोनों का विकास हो। तो उनका अप्रोच इनोवेटिव बनाने के लिए, उनका अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा आज की मार्केट के अनुकूल बनाने के लिए निजी क्षेत्र के मार्गदर्शन में, है ना, वो कोशिश की जाती है मेंटर इंडिया में। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें, साथ और मेंटर इंडिया, ये नीति आयोग से जुड़े हुए हैं। बाकी जो बातें हैं वो तो उसकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। फाइनली अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग, यानी जो पहले का प्लानिंग कमीशन है ना, इसके बीच में क्या बेसिक अंतर है, ठीक है। तो एक अंतर हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि वास्तव में नीति आयोग और योजना आयोग, है ना, जो मूल अंतर है वो उनके अप्रोच को लेकर के है। नीति आयोग अगर बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ प्लानिंग की बात सोचता है, तो योजना आयोग केंद्रीकृत था, है ना, सेंट्रलाइज था, वो ऊपर से नीचे की तरफ सोचता था। ये आपको हमने पहले ही क्लियर किया। अब कुछ बातें हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन के बीच में क्या है ना। यहां पर इनके डिफरेंस जानने से पहले 2 इनकी जो समानताएं हैं वो ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि दोनों ही संविधानेतर ना अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसका मतलब कि जिस तरह से नीति आयोग का जो गठन है वो केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव पर हुआ था, वैसे ही योजना आयोग का गठन भी केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव से हुआ था, है ना। तो इसका जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, और स्वाभाविक है कि जिस तरह से नीति आयोग में आपको बताया गया कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है, वैसे योजना आयोग का भी अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता था। तो स्वाभाविक है कि योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार सवाल किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, वो है पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। ये पहले उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरपर्सन थे इसके पीसी के, प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। इन दोनों समानताओं के बाद अब हम लोग इनकी जो विषमताएं हैं या इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझने की कोशिश करेंगे। अंतर में एक बेसिक अंतर अप्रोच का जो आपके पास पहले से है, क्योंकि वो सबसे आधारभूत है। उसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग है, जो पहले का योजना आयोग था, पीसी था, ये केंद्रीय सरकार के लिए, है ना, और पूरे देश के लिए योजना बनाता था। नीति आयोग योजना बनाता नहीं है
है ना। तो योजना की जो निर्मित है वो योजना आयोग का एक मेन काम था, लेकिन नीति आयोग योजना नहीं बनाता। जैसा हमने पहले कहा कि वो सिर्फ स्ट्रेटजिकल और टेक्निकल सलाह देता है और दूसरा मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। जबकि योजना आयोग वो योजनाएं बनाता था। तो स्वाभाविक है कि नीति आयोग में योजना कौन बनाएगा? नीति आयोग में जो योजना है वो राज्य स्तर पर या जो स्थानीय निकाय हैं उनके लेवल पर बनती हैं, ठीक है। यही कारण है कि नीति आयोग के लिए कहा जाता है कि ये जो सहकारी संघवाद है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको प्रोत्साहित करने की बॉडी है ना। संघवाद जिसे आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जो शक्तियां हैं वो वास्तव में राज्यों को दी जाएं और स्वायत्तता राज्यों को इतनी रहे कि वो अपने हिसाब से अपने लिए अपनी समस्याओं के अनुकूल काम कर सके। तो उस प्रकार का जो कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो नीति आयोग में मिलती है, लेकिन योजना आयोग में ये नहीं मिलती थी। इसीलिए योजना आयोग का जो स्वरूप है वो केंद्रीकृत था, लेकिन नीति आयोग का जो स्वरूप है वो डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रित है, ठीक है। एक और बड़ा अंतर कि योजना आयोग न केवल योजनाएं बनाता था बल्कि योजनाओं के बाद वो वित्तीय जो संसाधन है उनका आवंटन भी करता था, यानी एलोकेशन ऑफ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इसका काम भी योजना आयोग करता था। यह काम भी नीति आयोग नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार का काम भी नीति आयोग का नहीं है ना, जबकि यहां पर वो वित्तीय आवंटन भी करता था। और एक और बहुत बेसिक अंतर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वो ये जिसको आप बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि योजना आयोग वो वास्तव में एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम करती थी, वो एक कार्यकारी संस्था के रूप में काम करती थी, ठीक है। लेकिन नीति आयोग वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करता है, वो केवल मॉनिटरिंग और एडवाइस का काम करता था। यहां पर ध्यान रखना है कि योजना आयोग भी मॉनिटरिंग करता था, एडवाइस करता था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एग्जीक्यूशन भी करता था, ठीक है। तो वो एक एडवाइजरी बॉडी होने के साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी थी। ये मात्र एडवाइजरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है ना, डिसेंट्रलाइज है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रोत्साहित करती है ना, और इसका अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है ना। ये सारी बातें उसको योजना आयोग से अलग बनाती हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नीति आयोग से आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सभी को करने में न केवल आप सक्षम होंगे बल्कि इस तरह की बातों को अगर आप समझे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू में भी फायदा होगा और मेंस की राइटिंग में भी फायदा होगा। और जो समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं इसमें तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद करिए, और अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो निश्चित रूप से आप जीमेल पर जाकर के आप हमारी अपनी बात बताइए, यहाँ पर आप अपनी बातें रखिए, इस प्लेटफॉर्म पर रखिए, उसका निश्चित रूप से आपको निवारण किया जाएगा। थैंक यू।